हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2010, विषय है दृश्य कला और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 अभिकथन ए। इससे पहले हम बता दें कि यूजीसी नेट में इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। आते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। हेनरी मूर अपने मूर्तिशिल्प में स्मारकी अंकन के लिए प्रसिद्ध है। कारण विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्तिशिल्प में स्मारकीयता थी। तो बिल्कुल सही है। जो हेनरी मूर बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर बनाए हुए हैं और ये अमूर्त मूर्तिकार हैं, अब्स्ट्रैक्ट मूर्तियाँ बनाते थे। आइए देखते हैं कुछ मूर्तियों के बारे में। रिक्लाइनिंग वुमेन और रिक्लाइनिंग फिगर, इनकी ये सीरीज है। इससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। ये लेटी हुई फिगर बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाया हुआ है। सेकंड देखते हैं फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप में इन्होंने बहुत सारा मूर्तियाँ बनाई हैं, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड हो गया, द आर्च इनकी बहुत फेमस मूर्ति है। बर्ड बास्केट, ये भी इनका है। आइए समझते हैं कि हेनरी मूर का माध्यम क्या था। तो इन्होंने सारे माध्यम में काम किया, लकड़ी में भी काम किया है, स्टोन में भी काम किया है और मेटल कास्टिंग में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन ज़्यादातर के काम इनके सबसे ज़्यादा स्टोन में इन्होंने काम किया है। यहाँ से इनसे रिलेटेड ये कभी नहीं पूछेगा कि हाँ ये कौन सी इनकी मूर्ति कब बनी हुई थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। जैसे रिक्लाइनिंग वुमेन से संबंधित इन्होंने बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई हैं। तो यहाँ से कभी नहीं पूछेगा कि हाँ इस मूर्ति का माध्यम क्या है, क्योंकि एक ही टाइटल से इन्होंने कई कई माध्यम में बनाया है। स्टोन में भी इन्होंने काम किया है एक ही सब्जेक्ट पे, और वुड में भी काम किया है, स्टोन में भी काम किया है, मेटल कास्टिंग में काम किया है। कुछ इंग्लैंड के और मूर्तिकार हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले मूर्तिकार हैं जॉन बेकेन। जॉन बेकेन ये भी इंग्लैंड के मूर्तिकार हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो। अगर किसी को जेआरएफ क्लियर करना है तो 100% आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, बिना इसके नहीं हो पाएगा। हाँ, नेट तो हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ के लिए एक एक क्वेश्चन मायने रखता है और डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो जितने भी इंडियन आर्टिस्ट हैं और जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट हैं, चाहे स्कल्पचर आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर हो, चाहे ग्राफिक आर्टिस्ट हो, सबको याद रखना है सबका डेट ऑफ बर्थ। ठीक। रेजिनाल्ड बटलर 1913 में, एथोनी कारो 1924 में, फ्रैंक डॉब्सन 1886 में, जैकब एबस्टीन 1880 में। ये अमेरिका मूल के ब्रिटिश कलाकार हैं। छठा नंबर पे हैं एरिक गिल, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। सातवां है बारबरा हेपवर्थ 1903 में, ये महिला मूर्तिकार हैं। ये इंग्लैंड की प्रथम महिला मूर्तिकार हैं। ठीक है। इंग्लैंड के एक और मूर्तिकार हैं अनीस कपूर, हालांकि ये वो इंग्लैंड में बस गए हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार हैं अनीस कपूर, इनको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अभिकथन ये है, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये दोनों कथन सही है। और एक बात बता देते हैं, जितने भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें 80% से 70% जो क्वेश्चन रहते हैं दोनों सही रहते हैं। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो आप इनमें से दोनों सही मार के आगे बढ़ सकते हैं। 80% चांस होता है कि सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। M.F. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागार्द हैं। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि M.F. हुसैन भारत के बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। भारतीय कला में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कथन नंबर 8 देखते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। ये भी सही है। जितने भी मोस्टली बड़े बड़े कलाकार हैं इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल के बाद ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। बिल्कुल सही है। कथन आर देखते हैं। क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा तथा राष्ट्रवादी थे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30। अभिकथन। मधुबनी चित्रकला को लोककला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। बिल्कुल सही है। मधुबनी सबको पता होगा कि मधुबनी बिहार की लोक कला है और क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखा तथा आधारभूत रंग होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जितने भी लोक कलाएं हैं उसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अभिकथन ए। गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, इनके चित्रों में तांत्रिक तत्व देखने को मिलता है। और कथन नंबर आर देखते हैं। कारण आर। क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं गणेश पाइन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और इन्हें अंधेरों का चितेरा कहते हैं। गणेश पाइन को अंधेरा का चितेरा कहते हैं। इनका प्रिय माध्यम है टेम्परा। इन्होंने टेम्परा में बहुत ज़्यादा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 32। विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं। कारण देख लेते हैं। क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और क्योंकि दोनों सूचना का प्रचार करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझते हैं प्रचार क्या चीज़ है। तो प्रचार बिना सीधे पैसे दिए किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जानकारी, विचार या छवि बनाना। ठीक है, प्रचार का माध्यम है भाषण, रैली, समाचार, जनसंपर्क। ये सारे प्रचार के माध्यम होते हैं। हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। किसी कलाकार के काम अखबार में छपवाना एक क्या है? प्रचार का एक माध्यम है। लेकिन विज्ञापन में क्या है? जैसे पैसे देकर किया जाता है। ये जो काम है पैसे देकर किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उत्पाद और सेवा बेचना। ठीक है, हम लोग देखते हैं जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, वो उससे कहीं ना कहीं विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके माध्यम क्या है? टीवी है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, मीडिया है, ये सारे इसके माध्यम हैं। टीवी पे अक्सर हम लोग देखते हैं तरह तरह के विज्ञापन आते रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, साबुन का ऐड आता है, विज्ञापन। ये हम लोग देख सकते हैं कि विज्ञापन क्या चीज़ है और प्रचार क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन दोनों का काम क्या है? सूचना का प्रसार करना है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अभिकथन ए। इंटरनेट संचार सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। जो इंटरनेट संचार है सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। कारण आर देखते हैं। विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत उपयोग किया जाता है क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सकते हैं। सही बात है। इसमें क्या है? विज्ञापनकर्ता जो रहते हैं, अगर उनको अपना प्रचार प्रसार करना है तो शहर शहर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट संचार के माध्यम से एक जगह से बैठ के पूरे देश में, पूरे विश्व में ये अपनी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक, शिक्षा के लिए तो ये सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी,
ए सही है तथा आर भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अभिकथन समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है। कारण देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल सही है। आज के जितने भी कलाकार हैं मल्टीमीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि ऐसे करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, अभिकथन यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारंपरिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथार्थ प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य से सोचने को बाध्य किया। बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, होलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम। तो आइए सबसे पहले समझते हैं होलो मेटल कास्टिंग क्या होता है। एक मूर्ति निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, मेटल कास्टिंग की एक प्रक्रिया जिसमें खोखली मूर्तियां बनती हैं। अंदर से हम लोग देखते हैं खोखला रहता है और जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उसको बनाया जाता है। तो इसमें कई सारे वर्ड दिए हो, उनको समझना है। जैसे मोल्ड बनाना, मोल्ड को पकाना, कोर भरना, रनर्स लगाना। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पहले रनर्स क्या है। ये है धातु बहने का सही रास्ता बनाना। ठीक है, इसका काम क्या है, धातु बहने का सही रास्ता बनाना। और क्या करता है ये, धातु स्मूथ फ्लो होता है। ठीक है, जो पिघला हुआ धातु होता है। फिर देखते हैं जब मेटल कास्टिंग करते हैं तो उसमें एयर बबल्स बनते हैं और इस पे रनर्स लगाने पे एयर बबल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, और मूर्तियाँ खराब नहीं होती हैं, कास्टिंग क्वालिटी बेहतर होता है। तो ये इसका काम है। कोर देखते हैं, कोर समझते हैं क्या है। कोर क्यों लगाए जाते हैं, तो क्यों होता है, मूर्ति के अंदर खोखला बनाने के लिए मोल्ड के अंदर मिट्टी, रेत, गोबर जैसे कोर उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये भरा जाता है। और ज़रूरी क्यों है, ये मूर्ति हल्की रहती है। ठीक है, अगर पूरा मेटल से मूर्ति बनेगा तो मूर्ति जो है ज़्यादा भारी हो जाएगा। और कोर की वजह से ये मूर्ति क्या होती है, खोखली बनती है और मूर्ति हल्की भी होती है, धातु की बचत होती है। ठीक है, अंदर से सही शेप मिलता है और बड़ी मूर्तियाँ बनाना आसान होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे होलो मेटल कास्टिंग क्या है, एक खोखली मूर्ति निर्माण करने की एक विधि है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना ये है, तो कोई भी चीज़ मूर्ति बनाते हैं सबसे पहले मेटल कास्टिंग में मोल्ड तैयार होता है। ठीक है, जब तक मोल्ड नहीं बनेगा तब तक मूर्ति नहीं बन पाएगा। फिर मोल्ड को पकाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, मोल्ड ऐसा ना हो कि कच्चा हो फिर मेटल डालने पे और टूट जाता है। तो सबसे पहले मोल्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मोल्ड को पकाएंगे। अब पकाने के बाद कोर को भरेंगे। कोर क्या होता है, अंदर का जो खोखला भाग होता है उसमें भरा जाता है ताकि वो पतली लेयर बन के आए। उसके बाद रनर्स लगाया जाता है। रनर्स लगाने से ये क्या होता है कि मेटल को सबसे पहले ये मोल्ड, मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं, ये हमारा मोल्ड हो गया, बन गया। ठीक है, ये मोल्ड जो बनता है ये बनता है आपका मोम से। ठीक है, मोम से बनाया जाता है मोल्ड वगैरह। ये मोल्ड बन गया, ये आकृति मान लीजिए एक रिंग है उसकी आकृति है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर चारों साइड मिट्टी से पूरा पैक हो जाता है। और ये भी क्या होता है, जो मिट्टी से जो कोर होता है जो भरा जाता है इसी को कोर कहते हैं। ठीक है, मिट्टी, रेत और गोबर का मिश्रण होता है, इसको ऐसे भर दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें मेटल को पिघला के इसमें मेटल पड़ता है। और मेटल पड़ने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे इसमें ऐसे आके बैठ जाता है मेटल। और जो एयर बनता है, ठीक है, अगर मान लीजिए एयर बन रहा है तो एयर जो है इस रास्ते से निकल जाता है, रनर के रास्ते से ये एयर सारा निकल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा क्लियर साँचा आ जाता है। तो ये हो गया रनर है।
और ये आपका कोर है, ठीक। ये आपका मोल्ड हो गया, ब्लू से दिखा देते हैं, ये आपका, ये इसकी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37, सामग्री के सेट में से कौन सा सही है? सबसे पहले देखते हैं, क्ले हो गया। क्ले तो सबको पता है, मिट्टी को कहते हैं क्ले। ग्रॉग क्या होता है? ग्रॉग जो होता है एक जला हुआ जो मिट्टी होता है, ठीक है, और उसका पाउडर होता है, उसी को ग्रॉग बोलते हैं। और ब्रिक डस्ट, ब्रिक डस्ट सबको समझ में आ रहा होगा। और फायरवुड चारकोल होता है, ठीक है। पहला स्टोन दिया है, ठीक है, स्टोन और क्ले का कोई रिलेशन नहीं है। और चाइना क्ले, ये पॉटरी बनाने का काम होता है। सैंड स्टोन, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्ले में क्या होता है। क्ले में मिलाया जाता है ग्रॉग, ग्रॉग मिलाया जाता है, जो एक तरह से देखा जाए मिट्टी का, जो जली हुई मिट्टी होती है उसका जो पाउडर होता है उसको घिस देते हैं, या कोई ईंट है, पका हुआ ईंट है, उसको बढ़िया से घिस करके जो उसका पाउडर होता है क्ले में मिक्स करते हैं, ठीक है। हम ब्रिक्स डस्ट भी यूज करते हैं। और फायरवुड चारकोल का जो चारकोल होता है उसका भी पाउडर क्ले में यूज करते हैं, और इससे मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिससे जो मूर्ति होती है मजबूत बनती है, ठीक है, बहुत मजबूत बनता है, टिकाऊ बनता है। और पकाने पे अगर देखा जाए, फायरिंग के लिए, पकाने के लिए रखा जाता है तो वो फटता नहीं है। ये सबसे अच्छा रिलेशन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम क्या है? तो सबको पता है ऑफसेट प्रिंटिंग में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है CMYK, ठीक है, CMYK। इसमें C का मतलब सियाना, M से मेजेंटा हो जाएगा, सियाना मेजेंटा, Y से येलो हो गया, K से काला। हालांकि ये की कलर होता है, K का मतलब यहाँ पे है की कलर। तो काला को ब्लैक बोलते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है की कलर का, और की कलर ब्लैक कलर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विपणन का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का कीमत निर्धारण किया जाता है, फिर प्रमोशन किया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम क्या है? तो भित्ति चित्रों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कोई अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले चित्रित गुफा में अगर देखने को मिलता है तो ये है जोगीमारा, ठीक है। उसके बाद अजंता है, फिर बाघ है, फिर सीता सिंगरिया है, फिर बादामी गुफा, फिर सीतनवासन गुफा, एलोरा गुफा और एलिफेंटा गुफा है। तो देखिए, अजंता से पहले कभी बादामी नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं, अजंता से पहले एलोरा आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और अजंता से पहले सीतनवासन आ गया, ये भी ऑप्शन गलत आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे अजंता हो जाएगा, फिर बादामी, फिर एलोरा, फिर सीतनवासन, ये ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मद्रास आता है, 1850 में इसका स्थापना हुआ था। फिर कोलकाता का, कोलकाता में है आर्ट एंड क्राफ्ट करके, उसका स्थापना हुआ 1854 में। फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट 1857 में। फिर जयपुर का है 1857 में। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर का है 1875 में। और शांति निकेतन 1901 में। इंदौर का है 27 में। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न में सबसे पहले मद्रास आना चाहिए, हालांकि कलकत्ता आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मद्रास से पहले लाहौर दिया गया, बम्बई, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो सबसे पहले जितने भी कला संस्थान हैं उनका स्थापना ईयर, ठीक है, वो कब स्थापित हुआ था, इसको हमको ध्यान में रखना है। और आपको डेट याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, तभी ये ऐसे प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। विपरीत कालक्रम में कौन सा सही है, ठीक है, विपरीत लगाना है। सबसे पहले यहाँ हमको पता होना चाहिए किस वाद के बाद कौन सा वाद आता है, ठीक है। जैसे पुनर्जागरण के बाद रीतिवाद आता है, फिर बारोक, रोकोको, नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद,
यथार्थवाद, प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, ठीक है, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, नुओ कला और नावी कला और भाववाद या जंगलवाद। तो सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए, अगर देखा जाए तो रोमांसवाद, ठीक है। रोमांसवाद से पहले क्या है, नवशास्त्रवाद है, तो सब फर्स्ट पे ये आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पे देखा जाए तो रोमांसवाद है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यथार्थवाद है, तीसरे पे ये हो जाएगा। उसके बाद प्रभाववाद। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस वाद में कौन से आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये तो जरूर ही पता होना चाहिए किस वाद में कौन से चित्रकार हैं, कौन से मूर्तिकार हैं, कौन से छापाकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल एक गिरजाघर है, ठीक है। ये कहाँ पे, वेटिकन सिटी है, ठीक। और इसको पेंट किसने किया था, माइकल एंजेलो, ठीक है। किसके कहने पे किया था, तो पाप जूलियस द्वितीय के कहने। और ये कब पेंटिंग किए थे माइकल एंजेलो, तो 1508 से लेके 1512 के बीच में इन्होंने यहाँ पे चित्र बनाए थे। और ये किस माध्यम में बना है, तो फ्रेस्को में बना है। फ्रेस्को सेस्को गीली भित्ति पे बना हुआ, ठीक है, गीले प्लास्टर पे बना है, सॉरी, गीले प्लास्टर पे बना है। साइज देख लेते हैं, 1000। यहाँ पे कुल कितनी आकृतियाँ हैं, 343 आकृतियाँ हैं, ठीक है। और इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या था इसका, सृष्टि का सृजन, इसको ध्यान में रखना है। अब समझते हैं कि कुल 3 समूह में ये कैसे बना है। कुल 3 समूह हैं, ठीक है। और 3 समूह में 3-3 खंड बटे हुए हैं। और उसमें प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में और तृतीय खंड में 3-3 पेंटिंग बनी हुई है। पहला प्रथम खंड में देखते हैं, ईश्वर द्वारा प्रकाश से अंधकार को पृथक करना, ये पेंटिंग बनाया गया है। दूसरा है चांद तारों का सृजन है, पृथ्वी का आशीर्वाद है। दूसरे समूह में देखते हैं, आदम की सृष्टि है, हव्वा का सृष्टि, स्वर्ग से पतन। और तीसरा समूह में नूह का बलिदान, प्रलय और नूह का नाश। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, क्रिएशन ऑफ एडम, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेकेंड पे आपका क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सपल्सन, सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। ये सारे ऐसे बना हुआ इसका डायग्राम है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे समझते हैं, ये है प्रथम समूह, ये आपका प्रथम समूह हो गया, ये द्वितीय समूह और ये तृतीय समूह। और इनमें प्रथम समूह में 3 खंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, केवल प्रिंट मेकर्स का सेट चुनिए। इसमें प्रिंट मेकर को बताना है। सबसे पहले प्रिंट मेकर में आ जाते हैं सोमनाथ थोर। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हालांकि इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग जो वैसे कलाकार होंगे उनको साइड में कर देंगे। जैसे कि सर्वरी राय चौधरी एक मूर्तिकार है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। शिव कुमार ये भी मूर्तिकार है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें सोमनाथ होर ये भी प्रिंट मेकर हैं, अनुपम सूद भी प्रिंट मेकर हैं, ठीक है। दीपक बनर्जी भी प्रिंट मेकर हैं और दिलीप दास गुप्ता भी एक प्रिंट मेकर हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। हालांकि आप लोग को बर्थ ऑफ ईयर भी पता होना चाहिए, जैसे सोमनाथ का और का है 1921 में, अनुपम सूद है 1944, दीपक बनर्जी 1936, दिलीप दास गुप्ता 1931, पलियानी अप्पा 1957, सर्वरी राय चौधरी 1933 में और जय राम पटेल का 1930, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंट मेकर में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट तैयार करना, ठीक है। प्रिंट मेकिंग में बात करना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रिंट मेकिंग में, ठीक है, ना कि पेंटिंग में और ना ही मूर्ति में, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं मेटल प्लेट, ये तो प्रिंट मेकिंग में होता है, एसिड भी होता है, ग्राउंड भी होता है, इंक भी होता है, ठीक है। और इसको देखते हैं मोल्ड, मोल्ड तो भाई मोल्ड तो इसमें नहीं होता है, मोल्ड तो और वैक्स भी मूर्ति कला में ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं आर्मेचर, आर्मेचर भी मूर्ति कला में ही प्रयोग किया जाता है। कैनवास पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है।
प्लेट, ईजल, ये सब पेंटिंग में होता है। ठीक, स्पैचुला ये भी पेंटिंग में होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तारपीन का तेल ये भी पेंटिंग में होता है। टेक्सचर वाइट ये भी पेंटिंग में होता है। पेंट तो पता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, इसको मिलान है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते। तो सबसे पहले दिया है, ऑप्शन को पढ़ लेंगे क्या क्या चीजें हैं। लूटो है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ग्रॉग है, गॉज है, ब्रूस चीजल क्या है इसको देखेंगे। स्टोन कार्विंग, सेरेमिक और ब्रॉन्ज कास्टिंग, वुड कार्विंग। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं लूटो क्या चीज़ है। लूटो किसे कहते हैं? ये मिट्टी, रेत और जैविक पदार्थ से बना हुआ एक लेप होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सांचे के दोनों उद्देश्य क्या है? सांचे के दोनों भागों को सील करना, पिघली हुई धातु को रिसने से रोकना है। लूटो का काम यही है, उसको बढ़िया से पैक कर देंगे और वो धातु को इधर उधर रिसने से बाहर आने से रोकता है। ठीक, अब कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, ये लगाया जाता है सांचे के ऊपरी और निचले भाग के जोड़ पर लगाया जाता है और कोर के किनारों पर। ठीक है, कोर किसे बोलते हैं? भीतरी सांचा को कोर बोलते हैं। ग्रॉग हम लोग समझते हैं, ग्रॉग जो होता है फायर्ड क्ले जो होता है उसको पीस कर बनाया गया दानेदार, ठीक है, दानेदार चूड़ होता है। ठीक, क्यों मिलाया जाता है क्ले में? इसको क्यों मिलाया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो फायरिंग के समय सिकुड़न कम करने के लिए मिलाया जाता है, मिट्टी को मजबूती देने के लिए। ठीक है, ये मिट्टी को मजबूती भी देता है। क्रैक्स और वार्पिंग को रोकने के लिए भी मिलाया जाता है। और जितने भी बड़ी मूर्तियाँ और या मोटे बर्तन बनाने होते हैं और उसके लिए ये बहुत सहायक होता है ग्रॉक। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ग्रॉक किससे हो जाएगा? ग्रॉक से हो जाएगा सिरेमिक से हो जाएगा। ग्रॉक किससे हो जाएगा? सिरेमिक हो जाएगा। और लूटो किससे हो जाएगा? वैक्स कास्टिंग। ठीक है, जो धातु की ढलाई होती है वो वैक्स कास्टिंग होता है। और ब्रूस चीजल देखते हैं। ब्रूस चीजल अभी हम बताते हैं क्या चीज होता है। ब्रूस चीजल होता है स्टोन कार्विंग से संबंधित है। आपका गॉज जो है ये वुड कार्विंग से। आइए देखते हैं चीजल क्या है, गॉज क्या है। गॉज जो होता है ये इसको बोलते हैं गॉज और ये वुड कार्विंग में काम आता है। ये वुड कार्विंग के लिए प्रयोग किया जाता है गॉज का। और चीजल क्या है? चीजल को छेदी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टोन कार्विंग में यूज होता है, स्टोन कार्विंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसे कहते हैं ब्रूस चीजल। ठीक है, ये है आपका ब्रूस चीजल। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए चीजल किस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चीजल कहाँ करेंगे? स्टोन कार्विंग के लिए करेंगे। कितने टाइप के होते हैं इसको भी ध्यान में रखने का। आप लोग फिगर देख गए होंगे, समझ में आ गया कौन से किसके काम में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सम्मिलित करना है तो देख लेते हैं। डोकोमो स्क्वीजी, स्क्वीजी जो प्रयोग होता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है, उसमें कलर डाल के उसे खींचा जाता है तो प्रिंट निकल जाते हैं। ठीक, जिंगल्स क्या होता है? जिंगल्स जो होता है टीवी एडवर्टाइजिंग से संबंधित है। कियोस्क, कियोस्क जो है ये आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग से संबंधित है। कियोस्क अक्सर हम लोग जाते हैं ऐसे हाईवे वगैरह पे। ठीक है, हाईवे पे जाते हैं तो बीच में ऐसे ऐसे बॉक्स टाइप का लगा रहा था। ठीक, स्टोर में एक कियोस्क बोलते हैं इसे। अक्सर ऐसे किसी ज्वेलरी का या चाहे किसी प्रचार वालों का ऐसे लगाया हुआ। और इसको भी बोलते हैं जो एटीएम होता है, एटीएम में जो डिस्प्ले दिखता है उसको भी कियोस्क ही बोला जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, ये आउटडोर के लिए होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसमें क्या है? स्टोन ब्रेकर गुस्ताव कुर्बे का है। नाइट वॉच रेम्ब्रा का है। गुर्निका पिकासो का बहुत फेमस पेंटिंग है। और पोटैटो ईटर है वांग गांग का। ठीक है, विंसेंट वांग गांग का। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। और ये जान लेते हैं रेम्ब्रा का बर्थ अपीयर 1607। ठीक, पिकासो का 1881 और कुर्बे का है 1819। वांगांग का है 1853। बार बार हम बोलते हैं कि ये इनका डेट ऑफ बर्थ जरूर याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, महत्वपूर्ण चित्रकार है। उसका
बर्थ ऑफ ईयर जरूर याद होना चाहिए। ये कहाँ के हैं? बारोक के चित्रकार हैं। ये कहाँ के चित्रकार हैं? बारोक के हैं। ये भी पता होना चाहिए। ये घनवाद के चित्रकार हैं और ये है आपके यथार्थवाद के हैं और ये है आपके उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें क्या है? दीवान सुंदरम है, विमान विदास है, तयम मेहता है और एलेक्स पदमसी हैं। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम जान लेते हैं विमान सुंदरम। ठीक है, विमान सुंदरम जो है एक अधिष्ठापन कलाकार है, एक इंस्टॉलेशन कलाकार है विमान सुंदरम, और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अधिष्ठापन सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। इसे इंस्टॉलेशन आर्ट भी बोलते हैं। ऐसे जो कला होती है जो क्षणिक रूप से होता है। ठीक है, यानी क्षणिक रूप से बनाते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं। ऐसे कला को हम लोग अधिष्ठापन कला कहते हैं। जैसे अधिष्ठापन कला के लिए एक और कलाकार है सुबोध गुप्ता भी है, अनिल कपूर, ये लोग अधिष्ठापन कला के लिए जाने जाते हैं। सर्वप्रथम विमान सुंदरम ने काम किया था इसमें। ठीक है, तयम मेहता क्या है? ये चित्रकार है। उसके बाद विमान विदास जो है ये मूर्तिकार हैं। ठीक, और एलेक्सी पद्मश्री ये आपके हैं विज्ञापन कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं और उनके राइटर है, इसको मिलान करना है। तो के जी सुब्रमण्यम का है आपका मूविंग फोकस। किसका है? के जी सुब्रमण्यम का है। उसके बाद देखते हैं बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये है अनिलनाथ टैगोर का। भारतीय कला है आपका अग्रवाल जी का है। फ्लेम्ड मोज़ेक जो है नेविले टूली का है। इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।